आज आपके केमिस्ट्री में 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसकी पहले भी 2-3 वीडियो आ चुकी हैं, तो आपने आशा है उन ट्रिकली वीडियोस को देखा भी होगा। ठीक है, वो तो एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ उसमें बताया गया है। कई बच्चों ने कहा कि सर आपने इसमें सिद्धू मूसेवाला का फ़ोटो डाल दिया, कईयों ने ये क्या है, कईयों ने ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कमेंट्स के लिए बच्चों को मना कर रखा है। और आप ध्यान रखें बच्चों, आपके अगर किसी भी अदर कोई इसके अलावा कोई वीडियोस देखते हैं बच्चे, तो उनको अगर कोई समस्या है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स दे सकते हैं। प्लस एक बात, जिन बच्चों के क्लासेस वगैरह 10th क्लास के कई बच्चे कह रहे थे कि क्लास में 3rd लेसन जो था सर कंप्लीट नहीं करवाया, तो प्यारे बच्चों उसकी भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, 12th क्लास का एक बार है कि 12th क्लास की कम्प्लीटली केमिस्ट्री की वीडियो डाल दी जाए, फिर 10th और ये आपके 11th की भी कंप्लीट कर दी जाएंगी। और आशा करता हूँ आपको पहले वाली वीडियो समझ में आई होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं पावर प्ले क्लासेस के पर हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट के 2 वीडियोस आ चुके हैं, पहले बता चुका हूँ इस बात को। तो आज एक टॉपिक को हम लेकर चलते हैं, और ये टॉपिक भी आपको बहुत इजी तरीके से इजी वे के अंदर समझाने का प्रयास करूँगा। और कम्प्लीटली ये दावा है मेरा कि एक बार समझ लोगे आप, इस पर एक बार देखोगे पूर्णतः वीडियो को, तो आपको ये 2 या 4 जो नियम हैं वो कम्प्लीटली आपको याद रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में 11th क्लास का टॉपिक। ठीक है, 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और 11th क्लास के टॉपिक के अंदर जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है, पहले ठीक है ध्यान रखने वाली बात कि चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है, तो इसमें रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे आज हम। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना रासायनिक संयोजन के नियम क्या है। तो इस फर्स्ट नंबर में डाल के इसको एक टॉपिक है ये अपना, और इसके अंदर कितने पार्ट हैं उनको समझना होगा, किसके वैज्ञानिक ने किसके साइंटिस्ट ने कौन कौन सा नियम दिया। ठीक है, उसके क्या एग्जाम्पल हैं, और वास्तव में वो एग्जाम्पल आज भी हमारे किस प्रकार से यूज़ हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, आपको पता है वियोजन का अर्थ था तो टूटना, वियोजन यानी अपघटन, संयोजन का अर्थ जुड़ना है। रासायनिक कुछ केमिकल चीज़ें हैं वो जुड़ रही हैं, तो नियमों के किस नियमों के आधार पर कोई भी विक्रियाएं वगैरह हो रही हैं वो किन नियमों के आधार पर हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किन नियमों के आधार पर हो रहे हैं। ठीक है, उन नियमों को किस वैज्ञानिक ने दिया और किस वैज्ञानिक ने उसके बारे में क्या चीज़ बताई, और वो चीज़ ऐसे नहीं बताई जाती कि एक बार बता दी और आगे कुछ ना कुछ अलग चीज़ें आ जाए। तो एक बार जब बताई जाती हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई बहुत बार प्रयोग किए जाते हैं, तब उसको सामने लाया जाता है। तो रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है, ये ध्यान रखें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर बात करते हैं हम, इसका फर्स्ट नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान या द्रव्य अनुपाती नियम। ठीक है, द्रव्यमान या द्रव्य अनुपाती नियम। सेकंड नंबर हम बात करेंगे स्थिर अनुपात। ठीक है, शुद्ध अनुपात भी बोल सकते हैं, स्थिर अनुपात भी बोल सकते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर बात करें हम, तो थर्ड नंबर गुणित अनुपात, गुणित अनुपात। फोर्थ नंबर की हम बात करेंगे तो फोर्थ नंबर है हमारा तुल्य अनुपात, तुल्य अनुपात, तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम बोल तो इसको, इस नाम से भी पूछा जाता है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम से। पांचवा हमारा है गैलियसुक नियम, ये वैज्ञानिक था। ठीक है, इसने गैसीय नियम दिया था, तो इसका गैसीय आयतन नियम भी पढ़ना पड़ेगा हमें। प्यारे बच्चों, ये 5 नियम आज आपको करवाए जाएंगे। तो इन नियमों के आधार पर आप कि आने वाले जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो। जो भी चीज़ यौगिक बनेंगे, जो भी कंपाउंड्स वगैरह बनते हैं, उनके अनुपात जो बनते हैं, मेन तो किस पे ले रहे हैं हम, अनुपातिक क्रियाओं पर। तो जो इनके अनुपात बन रहे हैं वो क्या वास्तव में वैसा हो रहा है जो इन वैज्ञानिकों ने कुछ कहा था या इन वैज्ञानिकों ने जो दर्शाया था। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, द्रव्यमान अनुपाती का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, गैलियसुक नियम, ये गैसीय नियम भी बोलते हैं इसको। तो
तो ये 5 नियमों के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे रासायनिक संयोजन के नियमों की। और एक बार आपको याद हो जाए, एक बार आपने वीडियो देख ली तो कम्प्लीटली आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे इन सभी नियमों के ऊपर लगभग देखो ये नियम हो गया, ये नियम हो गया, ये नियम हो गया हमारा, ठीक है। इस नियम को एक बार लेंगे तो ठीक है। हम इन सभी में क्या लेते हैं कि आसानी से एक बार ये ले लेते हैं CO2 गैस के ऊपर। इसी नियम के ऊपर आपको ये पूरे नियम करवा दूंगा मैं, ठीक है। ये सारे ये दो तीन चार नियम हैं, ये इन्हीं के ऊपर CO2 गैस के ऊपर ही करवा दूंगा। तो बार बार आपको किसी भी अन्य एग्जाम्पल की ओर जाना नहीं पड़ेगा। अदर एग्जाम्पल्स करने हैं वो हम आपको दे दूंगा कि इस एग्जाम्पल को आप इसके थ्रू करके देख सकते हो और आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला नियम द्रव्य अनुपाति का नियम, ठीक है। द्रव्य अनुपात का नियम बोल सकते हैं हम इसको। तो प्यारे बच्चों, हम बात करें, ठीक है, द्रव्य अनुपाति के नियम को, और द्रव्य अनुपाति का नियम बोल दो। इसके बाद इसको एक नाम और भी दे देते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है, सेम ही चलेगा ये द्रव्यमान संरक्षण। देखो क्या बताया, और ये बताया किसने, लाउसिए। और मैंने पहले वाली वीडियो उसके अंदर आपको बता रखा, लाउसिए था कौन, फादर ऑफ केमिस्ट्री यही है, ठीक है। केमिस्ट्री का जनक बोला जाता है इसको, लाउसिए को। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुने इस बात को कि लाउसिए ने क्या चीज़ बताई और क्या चीज़ हमें वास्तव में इसके बारे में और ज़्यादा बेहतर बता सकती है। तो इसके अंदर अगर बात करें हम लाउसिए पे, तो लाउसिए ने हमें बताया कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य के अंदर वही है बेटा, ठीक है। द्रव्य के अंदर वही अवस्थाएं, गैस, द्रव्य, ठोस, ठीक है। द्रव नहीं है, द्रव्य। जो द्रव्य होते हैं उन्हें न तो बनाया जा सकता है, ठीक है, और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। बस ये लाइन याद रखो, आपका नियम कंप्लीट हो गया। द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हमारा यही कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ऐसे करके लगभग परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे द्रव्य अनुपात में, द्रव्य में क्या है, द्रव्य, ठोस, ये गैस, द्रव का, इसने इसको न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो C+O2, ठीक है, क्या बनता है। अब आप कई बच्चे पूछते हैं सर इसमें द्रव्यमान का कहाँ नाम आया, ठीक है। तो द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब इसका द्रव्यमान को न तो बदला जा सकता है और न ही आगे किसी, मान लो हमने अभिकारक लिया और उत्पाद बनाया, तो उनमें अभिकारक और उत्पाद जब बनाएंगे तो उनके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। ये किसने कहा, लाउसिए ने, ठीक है, इस नियम के अनुसार। तो इसमें देखो क्या है प्यारे बच्चों, C+O2 मैंने कहा ना, एक ही एग्जाम्पल लेकर चलूँगा आपका C+CO2, जिससे आपको कम्प्लीटली ये करवा देंगे और आपका हमेशा के लिए ये याद भी रहेंगे नियम, ठीक है। तो C+O2, अब बेटा यहाँ देखो कार्बन का, मैंने उसमें पहले बताया आणविक द्रव्यमान। जिन बच्चों ने आणविक द्रव्यमान की वीडियो देखी है, नहीं देखी तो वो जरूर देख लें, आपको आणविक द्रव्यमान निकालना एक बारी में आ जाएगा। C का कितना होता है हमारा, 12। ऑक्सीजन कितना होता है इसका, 16, और गुना किससे करेंगे, 2 से। तो ये 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, और ये कितना हो जाएगा, 12, बराबर कितना द्रव्यमान रहेगा इसका, 44। कितना निकला, 44। तो अभिकारक में कितना है इसका, 44। इसी प्रकार अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर C का कितना है, 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई कितना, 2, तो यहाँ पे 32 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो ये 44 और ये 44, तो इसका न तो कोई परिवर्तन हुआ, न तो इसको बढ़ाया, न किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसके अंदर देखा गया। तो प्यारे बच्चों, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ जब 44 है तो यहाँ पे भी कितना निकलेगा हमारा, 44। कोई भी गैस किसी प्रकार के लेके देखे, आप एग्जाम्पल इसका करके देख सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, N2 + 3S2 = 2NH3, इसको आप करके देख सकते हो, ठीक है। आपका एग्जाम्पल रहे ये आपके करने के लिए। N का कितना होता है आपको पता है, 7, और 7 को ये 14 होता है N का, 14 को किससे गुणा करोगे, 2 से, प्लस इसी प्रकार 3, ठीक है, 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 से कितनी बार गुना हो जाएगा, ये 2, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें, क्योंकि 3 ये ले लिया, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 है कितनी बार, 2, और इसी प्रकार यहाँ पे 2 गुना N का कितना है, 14, प्लस वही H कितने हैं, 3 दूनी 6, तो 1 × 6, यहाँ पे करके देख लो आप, 14 दूनी कितना हो गया, 28, प्लस ये कितना हो गया, 6, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो इसका कितना आ रहा है हमारा, 34 ही आ रहा है,
इसी प्रकार अगर यहाँ देखें 14 दूनी 28 और 6 कितना हो गया 34, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 34। तो आपका एग्जांपल इसी प्रकार किसी न किसी कोई भी कंपाउंड ले लो आप, उसका अगर आसानी से अगर आपको आणविक द्रव्यमान निकालना आता है तो आसानी से उसके बता सकते हो कि इसको न तो नष्ट किया जा सकता, न तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में। देखो CO कार्बन पहले अलग था, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, कार्बन की CO2 गैसीय अब रूप बदल गया इसका, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान क्या रहा 44 और 44। तो प्यारे बच्चों हमारा आशा करता हूँ ये आपका टॉपिक कंप्लीट रहेगा। ये द्रव्यमान या द्रव्यमानुपाती या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है हमारा नियम, इसमें किसने दिया, लाउसिए ने बताया था। क्या बताया था कि द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों आओ नेक्स्ट बात करते हैं हम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। इसमें अगर बात करें, ये दिया था प्राउस्ट ने, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, प्राउस्ट ने। तो प्यारे बच्चों हमें क्या याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि प्राउस्ट ने ये नियम दिया, कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम। तो इसे क्या है होता है स्थिर अनुपात का नियम, तो एक बारी में ही आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो इसने कहा कि जब भी हम किसी चीज़ की अभिक्रिया करवा रहे हैं, एक यौगिक जो हमें शुद्ध यौगिक जो शुद्ध तत्व हैं उनकी आपस में क्रिया करवा रहे हैं, उनसे शुद्ध जो यौगिक मिलने वाला है हमें, ठीक है, तो उसके अंदर जो उनका अनुपात रहेगा, जो यौगिक, वही द्रव्यमान वाला काम है कि द्रव्यमान जो हमारा पहले क्या था, द्रव्यमान इधर अभिकारक में जो था वही उत्पाद में निकल रहा था। तो इसने कहा था जो अनुपात अब किसी भी अभिक्रिया से वो सेम यौगिक, जैसे मान लो सेम यौगिक का मतलब CO2 बना रहे हैं, किसी भी अभिक्रिया से एक अभिक्रिया करते हैं C+O2, ये क्या बना रहा है CO2, ठीक है, एक अभिक्रिया करते हैं CaCO3, तो इसमें क्या बन जाएगा CaO + CO2। तो बेटा ये दोनों इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में देखो क्या बन रहा है हमारा CO2 बन रहा है। किसी भी प्रकार से उसको ज्ञात करो, अगर वो शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ प्राप्त हुआ है, तो उसका अनुपात हमेशा शुद्ध रहेगा, अनुपात हमेशा शुद्ध रहेगा, यानी अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, चाहे उसको किसी भी विधि किसी भी प्रक्रिया द्वारा आप प्राप्त करो। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। मैं क्या बोलता रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर मान लो C+O2 CO2 बना रहा है, इसी प्रकार CaCO3 से हम इसको थोड़ा टेम्परेचर देते हैं तो CaO + CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ CO2 और CO2 है तो सेम ही चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनका अनुपात देखोगे तो भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी इस विधि से प्राप्त कर लो चाहे इस विधि से प्राप्त कर लो, आपका CO2 का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर। CO2 का अनुपात देखें, हम अनुपात निकालते कैसे हैं, तो इसका अगर रेशियोज देखें यहाँ पे, तो कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन 16 और दूनी कितना हो जाएगा 32। ये तो पता है ना बेटा, नहीं पता तो ये जिन बच्चों को नहीं पता लग रहा है वो आणविक द्रव्यमान की वीडियोस ज़रूर देख लें, आणविक द्रव्यमान कैसे अनुभार वगैरह कैसे निकालते हैं, एक बार देखोगे आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगने लगेगा। इसका अगर कंप्लीट करें, 4 दिया 12 और 4 8 32, 3:8। तो आप CO2 को किसी फॉर्म में कभी भी कैसे भी ज्ञात करो, उसका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 3:8। चाहे 3:8 यहाँ है, देखो 3:8 यहाँ रहेगा और 3:8 यहाँ रहेगा। तो इसने क्या बताया कि अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर, चाहे उसको किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त करो, ठीक है। हम वो लेकिन होना कैसा, कंडीशन एक इसने क्या रख दी, वो होना कैसा चाहिए, शुद्ध पदार्थ होना चाहिए, ठीक है, शुद्ध पदार्थों के अंदर ही क्रिया होती है, ठीक है। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करते हैं गुणित अनुपात के नियम की, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, आप एक याद रखो, पूर्ण संख्या से, लास्ट में इसमें पूर्ण संख्या मिलेगी, ठीक है। तो हमें देखें गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी, मान लो जब भी कोई अपना एक तत्व है, ठीक है, एक तत्व है, उसके भिन्न भिन्न तत्वों से क्रिया करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर अगर उनका लास्ट में रेशियो निकालेंगे हम, ठीक है, लास्ट में अगर भिन्न भिन्न तत्वों का अगर रेशियो निकालेंगे तो जो उनका अनुपात मिलेगा वो एक पूर्ण संख्या के बिल्कुल बराबर मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। देखो कैसे पूर्ण संख्या के बराबर मिलेगा, जैसे एक तत्व ले लिया मैंने, मान लो ये CO2 पे बताऊँ आपको, कार्बन ले लिया, ठीक है, ये कार्बन ले लिया, इतने बहुत है, कार्बन ले लिया। अब इसके अलग अलग तत्व, जैसे मान लो ऑक्सीजन से यहाँ मैंने कराई, फिर O2 से, और यहाँ कराई O3 से, ठीक है। ये तीनों ऑक्सीजन में अंतर है, आपको पता है मोनो है ये, ठीक है, ये ऑक्साइड है, और ये आपका क्या है, ओजोन O3, ठीक है। तीनों से मैंने क्रिया करा रहा हूँ इसकी,
तो अब इससे तीनों से जब ये क्रिया कर रहे हैं तो देखो ये है, तो ये हमारा जो ए तत्व मान लो ए वाला पार्ट है, ये है तो सेम, कर रहा है भिन्न भिन्न चीज़ों से क्रिया, लेकिन अगर हम इनका अगर अनुपात निकालें तो ये हमें एक सरल अनुपात के यानी पूर्ण संख्या के अनुपात के बिल्कुल बराबर रहेगा, जिसे क्या कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो देखें जैसे इसका अनुपात निकालें, इसको मान लें ये क्या बनेगा CO, यह क्या बनेगा CO2, यहाँ क्या बनेगा CO3, ठीक है, कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इनका अगर अनुपात निकालूँ मैं, फिर वही बात कर रहा हूँ, इनका अनुपात निकालूँ तो इसका ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 16, इसका कितना हो जाएगा 32, इसका कितना हो जाएगा 48। तो ये क्या मिलेगा 1 2, समझ पा रहे हो मेरी बात, इसका कितना मिला 16, इसका कितना मिला 32, इसका मिला 48। तो 16:32:48। अब ये कैसे 48 मिला, कैसे ये पता है ना, 16 तो ये कितना हो जाएगा 48, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 16। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको आणविक द्रव्यमान, इसीलिए मैंने पहले दी आपको ये वीडियोस कि आणविक द्रव्यमान सभी बच्चे 9 to 12 तक कंप्लीट होना चाहिए सभी बच्चों का। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। प्यारे बच्चों ये रहा आपका कंप्लीट, तो ये पूर्ण संख्या के बिल्कुल बराबर रहेगा, ठीक है, गुणित अनुपात का नियम है ये। और अगर हम बात करें इसके अंदर गुणित अनुपात के नियम में, अगर आप और देखना चाहो NO2 NO3, ठीक है, ये भी सेम ही वही चीज़, समझ पा रहे हो, तत्व तो हमारा एक जैसा ही है, एक ही ना, यहाँ पे अलग अलग करवा रहे हैं हम क्रिया, लेकिन इनका अगर अनुपात देखें सरल अनुपात तो क्या मिल रहा है बिल्कुल बराबर। तो प्यारे बच्चों मैं इसी सिर्फ कंसेप्ट पे लेके चल रहा हूँ कि आपको CO2 के अंदर ही चीज़ों को कंप्लीट करवा दूँ। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ गुणित अनुपात का नियम भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये गुणित अनुपात का आपका नियम है। ए तत्व बिल्कुल सेम रहेगा, अभी तो अलग अलग भिन्न भिन्न है, लेकिन उनका अगर वापस पूर्णांक देखेंगे हम, ठीक है, वापस अगर लास्ट में उनका अनुपात देखेंगे हम तो बी तत्व होगा तो उनका एक क्या निकलेगी, हमारी एक पूर्ण संख्या निकलेगी जो कि हमारे सामने उपस्थित है। शुरू करते हैं 4th नंबर, तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात इसे बोलेंगे व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम। प्यारे बच्चों जिस प्रकार हमने देखा अभी तक द्रव्यमान, उसके बाद गुणित का, स्थिर का और उसके बाद गुणित का देखा। अब हम तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है, रिच्टर के द्वारा दिया है, ये रिच्टर ने दिया है। अब इस पे बात करते हैं हम, होता क्या है, एग्जाम्पल से समझ लें ताकि हम इसकी परिभाषा वगैरह आसानी से बना सकें। तो प्यारे बच्चों मैंने फिर आपको इसी कंसेप्ट पर लेकर चल रहा हूँ, CO2 के कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपका कोई भी एग्जाम्पल बने आप आसानी से बना सकते हो। तो ये लो हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं HO और यहाँ बना लेते हैं C, ठीक है। ये 3 एलिमेंट ले लिए हमने, ठीक है, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों पहले ये कंसेप्ट समझो आप, उसके बाद अब इस पे चलेंगे अपने। जैसे हमने C और H को मिलाया तो क्या बना है हमारा CH4, ध्यान से सुनना, क्या बना CH4। इसी प्रकार अगर बात करें हम C और O को मिलाकर तो क्या बनेगा CO2, क्या बनता है CO2, ठीक है। इन दोनों का अगर अनुपात लें, क्योंकि यहाँ पे देखो A एलिमेंट्स वही उसी वाली तरह सेम है, B एलिमेंट्स क्या हैं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बात करें CH4 और यहाँ बात करें CO, पहले CH4 की बात कर लें तो यहाँ पर इसका रेशियो आएगा 12 और यहाँ आएगा 4, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 और 4 आ गया। अब इसका अगर करें तो 1 कितना आ रहा है हमारा 3, 4 एकम 4, 4 3 12। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर हम बात करें CO2 की, CO2 का रेशो निकालो, तो CO2 का अगर रेशो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे आएगा हमारा 16 दूनी 32 और यहाँ आएगा कितना 12, 4 3 12, 4 8 32। कितना आया हमारा प्यारे बच्चों, ये देखने वाली बात है कि हमने क्या किया, कार्बन और कार्बन हमारा सेम रखा, कार्बन और कार्बन यहाँ सेम है, ठीक है, बट हमारा हाइड्रोजन अलग है, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है। ध्यान देना, ये हाइड्रोजन अलग है और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन अलग है। तुल्य अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम का नियम एक बारी में समझ में आ जाएगा अगर आपने एक चीज़ यहाँ से पकड़ ली तो। हाइड्रोजन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है। यहाँ पर अगर मान लो हाइड्रोजन का अनुपात कितना आ रहा है 1 और ऑक्सीजन का लास्ट अनुपात कितना आ रहा है हमारे पास 8, तो मैं बता सकता हूँ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है हमारा कितना आ रहा है 1:8, ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इससे और इससे बनने वाले कंपाउंड की, तो इससे और इससे अगर बनता है तो H2O बनता है, H और O को मिलाकर H2O बन सकता है, सिंपल सा हमें पता है। देखो इसने कहा कि अगर आप एक तत्व को, ठीक है,
कोई भी एक तत्व है उसको किसी अन्य दो भिन्न भिन्न तत्वों से, ये देखो एक तत्व है कार्बन कार्बन, इसको दो भिन्न भिन्न तत्वों से करवाया, तो इनसे मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका अनुपात इनके अनुपात के बिल्कुल बराबर होगा। कैसे, देखो इसका हम बात करते हैं H2O, तो H2O का अनुपात रेशो निकालते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 और यहाँ पर कितना है 16, ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 8। ठीक है, तो हमारा क्या अनुपात निकला 1:8। तो यहाँ पर भी क्या था 1:8, यानी इन दोनों का अगर हमने अनुपात निकाला, इन दोनों का अनुपात में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालते हैं, बी तत्व का जो एलिमेंट्स का अनुपात, जो भिन्न भिन्न तत्वों का अनुपात निकालते हैं, वो अन्य किसी यौगिक जो उससे अन्य यौगिक बन रहा है, कौन सा H2O, तो उसके अनुपात के क्या रहेगा, बिल्कुल तुल्य रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल व्युत्क्रम, बिल्कुल क्रॉस रहेगा, यानी देखो ये व्युत्क्रम क्रॉस रहेगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारा अनुपात क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी अनुपात क्या रहेगा 1:8। तो प्यारे बच्चों, रिचर्ड ने इस प्रकार से इस प्रक्रिया को समझाया। तो वही मैंने बात कही आपकी, ठीक है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने। अब हम बात करते हैं आगे, अगर आपको इसके ऊपर और एग्जाम्पल आपका समझना हो तो आप ये भी ले सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, ये है S मतलब सल्फर। ठीक है, यहाँ से इस एग्जाम्पल को आप खुद करना, और जो बच्चे ग्रुप के अलावा देख रहे हैं वो कमेंट्स में इसका अनुपात मेरे को बताना कि आपका अनुपात क्या आया है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, इसमें और इसमें प्रोडक्ट बनेगा H2S, इसमें बनेगा आपका SO2। ठीक है, इस और इसको मिलाओगे तो आपका H2O। तो देखो कि इनका अनुपात आपका 1:8 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आपको खुद को करना है। ठीक है, ये आपके लिए एक मैंने दे दिया क्वेश्चन ताकि आप इसको सॉल्व करो, बुक का एग्जाम्पल है, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके जैसे बिल्कुल सॉल्व करना है आपको। तो रिचर्ड ने बताया कि अगर दो कंपाउंड्स हैं, दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, जो किससे ए यानी बी एलिमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, ए से रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इन दोनों का जो बी एलिमेंट्स का जो डिफरेंट हैं हमारे, जो भिन्न भिन्न हैं, उनका जो अनुपात है उनसे जो नेक्स्ट जो और दोनों तत्व जो बी एलिमेंट्स के हैं वो अगर रिएक्ट करें तो जिससे तीसरा उत्पाद ये बनेगा, तो इसका अनुपात उन दोनों के क्या रहेगा, तुल्य, यानी बिल्कुल बराबर रहेगा। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे गैलुसेक। ठीक है, गैलुसेक का नियम। तो फिफ्थ नियम बात करें, फिफ्थ और लास्ट नियम गैलुसेक का नियम। ठीक है, ये जो नियम है ये गैसीय आयतन संबंध को दर्शाएगा कि कितना गैस और कितने आयतन के अंदर क्या संबंध है। तो प्यारे बच्चों, ये गैलुसेक वैज्ञानिक इसने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया। तो आपको एक मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ प्रायोगिक क्रिया होती क्या है। देखो, प्रायोगिक क्रियाओं के अंदर जो वैज्ञानिक अपना अनुमानतम माप लेते हैं, जिससे क्या होता है वो प्रोडक्ट जब भी कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड के अंदर इसने कौन से कंपाउंड बनाए, गैसीय। ठीक है, कौन से यौगिक बनाए, गैसीय। तो गैसीय यौगिक बनाने के लिए इसने कहा कि यदि भी किसी गैस का, ठीक है, टेम्परेचर T एक समान, ठीक है, बिल्कुल एक समान रहे, प्रेशर भी उसको एक समान रखा जाए, इन समान ताप और समान दाब पर, ये लिखा होता है, समान ताप और दाब पर यदि उसकी क्रिया कराई जाए तो उसका जो आयतन है या उसका जो गैसीय आयतन प्रक्रिया है, गैसीय आयतन के जो मान है वो क्या रहेगा, बिल्कुल इक्वल रहता है। ठीक है, या उसका भी एक बिल्कुल पूर्ण संख्या के रूप में अनुपात एक दूसरे के तुल्य रहता है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रहता है। ठीक है, तो एक सरल अनुपात उसको बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं लास्ट चीज़ है ये याद रखना, बस और कुछ नहीं याद रखना, कि उसमें एक सरल अनुपात में प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, प्रयोग में ली गई चीज़ें, क्या प्रायोगिक चीज़ों को, ठीक है, आधार मानकर इन्होंने अपने नियम देते हैं। अब इस नियम को अवोगाद्रो ने और बढ़िया तरीके से प्रकलित किया, ठीक है, अपने सिद्धांत के अनुसार। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे इसने एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें बुक के अंदर, H2 + Cl2 2HCl। इसका अर्थ क्या हुआ, इसने कहा कि H2 और Cl2, ठीक है, इस हाइड्रोजन का और Cl2 का, इन दोनों को रिएक्ट कराओ तो 2HCl बनेगा। अब यहाँ पर अगर हमें पता चले कि हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है कितनी बार, ये तो 2 बार, यहाँ पर H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 बार, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने मोल है, 1, H2 सिर्फ यहाँ पर जो संख्या आती है वो कितनी है, 1, क्लोरीन भी कितना है, 1, और HCl कितने बने यहाँ पर, 2। तो इसका अनुपात क्या रहेगा प्यारे बच्चों, 1:1:2। तो बिल्कुल एक सरल अनुपात हमें प्राप्त
होता है। तो इस सरल अनुपात का मतलब क्या है कि इसने कहा कि कोई भी गैसीय प्रक्रिया कराओ, कोई गैसीय अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है और HCl भी यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड भी गैस है। तो इन तीनों की अगर दोनों की प्रक्रिया से हमें एक प्रोडक्ट बनता है और उसका जो अनुपात अगर प्राप्त करें तो इसका अनुपात भी क्या रहता है, बिल्कुल एक सरल अनुपात के बराबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एक उदाहरण लेते हैं, N2 + 3H2 क्या बनाएगा, 2NH3 अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें N कितना प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन कितनी बार है, यहाँ पे देखना है हाइड्रोजन के मोल कितने 3, यहाँ पर अमोनिया कितना 2, तो इसका अनुपात देखो बिल्कुल सरल अनुपात है, 1:2:3 या एक बिल्कुल सरल अनुपात मिला। तो किसने ये जो प्रयोग है इसमें कहा गया कि अगर आप किसी भी दोनों गैसों की रिएक्शन करा के जो उत्पाद में अगर गैस प्राप्त करते हो तो उनका जो अनुपात रहता है वो, ठीक है, किस पर, समान ताप और दाब पर ये क्रिया कराने के पश्चात उनका जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, एक सरल अनुपात के बराबर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये छोटे सी 5 जो नियम हैं हमें, ठीक है, वो अगर समझ में आ जाते हैं तो आगे लेसन और ज़्यादा इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसानी से आपको बताने का प्रयास किया मैंने। अब देखो, पहला तो द्रव्यमान के ऊपर था, दूसरा स्थिर के ऊपर था, तीसरा गुणित के ऊपर था, चौथा तुल्य के ऊपर था और 5वां किसके ऊपर है, हमारा गैलुसेक। ठीक है, तो इसके बाद हम अवोगाद्रो के पहले अपना मोल कंसेप्ट, रस समीकरण मिति और इसके बाद मूलानुपाती सूत्र निकालना, ठीक है, अणुभार या गैसीय और भार में संबंध वगैरह दर्शाना। तो ये 4-5 चीज, तुल्यांकी भार वगैरह निकालना, ये 4 या 5 चीज़ें और करने के हमारा लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ इससे अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से आपको एक CO2 के ऊपर ही मैंने 2-3 नियमों को ऊपर बता दिया, तो आपको अलग अलग कोई एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत।